प्रिय छात्रों, आज की क्लास में हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सीकरण का अध्ययन करेंगे। जब हम कीटोनों का ऑक्सीकरण सांद्र नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो ऑक्सीकरण की क्रिया के परिणाम स्वरूप हमें एसिटिक अम्ल तथा फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया पोपोफ के नियम से प्रभावित होती है। पोपोफ का नियम हमें यह बताता है कि जब हम कीटोनों का ऑक्सीकरण कराते हैं तो CO समूह उस तरफ जाता है जिस तरफ कार्बन परमाणुओं की संख्या कम होती है। इस अभिक्रिया में CO समूह के दोनों तरफ एक एक कार्बन उपस्थित है। इस कारण CO समूह किसी भी एक तरफ जा सकता है। इस प्रकार इस तरफ दो कार्बन हो जाएंगे, इधर केवल एक कार्बन शेष रहेगा। इस कारण हमें दो कार्बन वाला अम्ल एसिटिक अम्ल तथा एक कार्बन वाला अम्ल HCOOH प्राप्त होता है। इसी प्रकार ब्यूटेनॉन का ऑक्सीकरण सांद्र HNO3 की उपस्थिति में कराएं तो CO समूह उस तरफ जाएगा जिस तरफ कार्बन परमाणुओं की संख्या कम है। इस तरफ दो कार्बन है और इस तरफ केवल एक कार्बन है। इस कारण हमें उत्पाद के रूप में CH3COOH के दो अणु प्राप्त होते हैं, क्योंकि जब इसका ऑक्सीकरण होगा तो इस तरफ भी दो कार्बन बचे पोपोफ नियम के अनुसार तथा इस तरफ भी पोपोफ नियम के अनुसार दो कार्बन शेष बचे। इस कारण इनके ऑक्सीकरण के द्वारा हमें दोनों तरफ से दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है, अर्थात हमें ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि हम 2-पेंटेनोन का ऑक्सीकरण सांद्र HNO3 की उपस्थिति में कराते हैं तो CO समूह उस तरफ जाएगा जिस तरफ कार्बन की संख्या कम है। इस तरफ 3 कार्बन है, इस तरफ केवल एक कार्बन है, अर्थात इस बंध का यहां से विदलन होगा और इस तरफ से 3 कार्बन वाला एसिड यानी हमें प्रोपेनोइक एसिड प्राप्त होगा और इस तरफ से 2 कार्बन वाला एसिड अर्थात हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त होगा। इस प्रकार पोपोफ के नियम के द्वारा हम कीटोनों के ऑक्सीकरण को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। एक अन्य प्रमुख अभिकर्मक के रूप में हम क्षारीय KMnO4 की अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। क्षारीय KMnO4 के द्वारा जब बेंजीन तथा उसके व्युत्पन्नों का ऑक्सीकरण कराया जाता है तो निम्न प्रकार अभिक्रिया संपन्न होती है। जैसे यदि हम टोलुइन का ऑक्सीकरण क्षारीय KMnO4 द्वारा कराएं तो हमें अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। इसी प्रकार अगर हम एथिल बेंजीन लें और इसका ऑक्सीकरण क्षारीय KMnO4 द्वारा कराएं तो इसकी अभिक्रिया के द्वारा भी हमें मुख्य उत्पाद के रूप में बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। अन्य उत्पादों के रूप में हमें CO2 तथा जल प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार यदि हम आइसोप्रोपिल बेंजीन का ऑक्सीकरण कराएं तो इसके ऑक्सीकरण के द्वारा भी हमें बेंजोइक अम्ल ही प्राप्त होता है। इस प्रकार ये एक इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है जो AIEEE के एग्जाम में भी पहले पूछी जा चुकी है। इसमें खास बात यह है कि जब बेंजीन पर CH3 समूह जुड़ा हो, CH2CH3 समूह जुड़ा हो तथा CH3CH समूह जुड़ा हो, तीनों ही परिस्थितियों में हमें एक ही उत्पाद प्राप्त होता है, बेंजोइक अम्ल। अर्थात हमें यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। हमें ये याद रखना पड़ेगा कि जब बेंजीन पर पार्श्व श्रृंखला के रूप में CH3 समूह हो, CH2CH3 हो, CH3CH समूह हो, तीनों के ऑक्सीकरण के द्वारा हमें COOH समूह प्राप्त होता है। अगले अभिकर्मक के रूप में है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक प्रबल अपचायक है। इस अपचायक का उपयोग
एल्डिहाइड को एल्कोहल में बदलने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार यदि कीटोनों का अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा कराया जाए तो हमें द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार यदि कार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा कराया जाए तो हमें उत्पाद के रूप में एल्कोहल प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार यदि मैथिल एथेनोएट यानी एस्टर का हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन कराएं तो इस स्थिति में हमें अपचयन की क्रिया द्वारा एथेनॉल तथा मेथेनॉल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का उपयोग हम एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एस्टर के अपचयन द्वारा एल्कोहल के निर्माण में करते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लाल फास्फोरस तथा HI की तुलना में दुर्बल अपचायक है, जबकि यह सोडियम बोरोहाइड्राइड की तुलना में एक प्रबल अपचायक है। अगली अभिक्रिया के रूप में हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तथा सोडियम बोरोहाइड्राइड की अपचायक सामर्थ्य की तुलना करते हैं। जब हम क्रोटोन एल्डिहाइड के अपचयन की क्रिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा और एक अन्य अभिक्रिया में जब अपचयन की क्रिया हम सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा कराएंगे तो हमें निम्न उत्पाद प्राप्त होते हैं। अंतर साफ पता लग रहा है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एल्फा बीटा असंतृप्त स्थिति अर्थात अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में अनसैचुरेशन विद्यमान है, असंतृप्तता विद्यमान है, उसे इसने संतृप्त स्थिति में बदल दिया है। अर्थात अल्फा बीटा के मध्य उपस्थित डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया है तथा CHO ग्रुप को CH2OH ग्रुप में परिवर्तित कर दिया है। अर्थात जब बीटा कार्बन पर कोई फेनिल समूह विद्यमान हो तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा यदि हम अपचयन की क्रिया कराएं तो ये अल्फा बीटा कार्बन के मध्य उपस्थित अनसैचुरेशन को समाप्त कर देता है। अर्थात कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का रिडक्शन करके उसे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है तथा CHO समूह को CH2OH समूह में परिवर्तित कर देता है। जबकि सोडियम बोरोहाइड्राइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तुलना में एक दुर्बल अपचायक है। यह अल्फा बीटा अनसैचुरेशन को समाप्त नहीं कर पाता, यह केवल CHO समूह को ही CH2OH में परिवर्तित कर पाता है। अगली महत्वपूर्ण अभिक्रिया के रूप में हम हाइड्रोबोरीकरण की अभिक्रिया को लेते हैं। इसमें B2H6 की अभिक्रिया एल्कीन के साथ कराई जाती है। जब प्रोपीन की अभिक्रिया B2H6 के साथ कराई जाती है तो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप ट्राई एल्किल बोरेन का निर्माण होता है। जब इसकी अभिक्रिया H2O2 और क्षारीय माध्यम में कराई जाएगी तो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप हमें प्रोपेन 1 ऑल तथा H3BO3 प्राप्त होता है।
यह अभिक्रिया हाइड्रोबोरीकरण अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। इस अभिक्रिया की सबसे खास बात यह है कि इस अभिक्रिया में मार्कोनिकोफ के नियम के विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है। विपरीत से तात्पर्य क्या है? विपरीत से तात्पर्य है कि मार्कोनिकोफ का नियम हमें यह बताता है कि जब किसी असममित एल्कीन पर HX का योग कराया जाता है तो माइनस वाला पार्ट डबल बॉन्ड से लिंक उस कार्बन पर जाकर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। अर्थात यदि हम जल का योग प्रोपीन पर मार्कोनिकोफ के नियम के अनुसार कराते तो OH समूह का योग इस कार्बन पर होता तथा हमें प्रोपेन 2 ऑल उत्पाद के रूप में प्राप्त होता। लेकिन यहां पर OH समूह का योग फाइनली डबल बॉन्ड से लिंक उस कार्बन पर हुआ है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। इस कारण इस अभिक्रिया के लिए यह कहा जाएगा कि यह मार्कोनिकोफ के नियम के विपरीत अभिक्रिया के रूप में संपन्न होती है। अगले महत्वपूर्ण अपचायकों के रूप में हम लिंडलार उत्प्रेरक तथा सोडियम और लिक्विड अमोनिया को लेते हैं। इनके अपचयन की अभिक्रिया एल्काइन पर कराई जाती है और परिणाम स्वरूप निम्नलिखित उत्पाद प्राप्त होते हैं। देखिए आप, लिंडलार उत्प्रेरक PdCaCO3 को लिंडलार उत्प्रेरक कहा जाता है। इसे कुछ मात्रा में डीएक्टिवेटेड करने के लिए इसमें सल्फर या क्विनोलिन को मिलाया जाता है। जब इसके अपचयन की अभिक्रिया ब्यूट 2 आयन पर कराई जाती है तो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप हमें समपक्ष उत्पाद प्राप्त होते हैं। समपक्ष से तात्पर्य है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर दोनों मेथिल समूह एक ही तरफ जुड़े हुए हैं, अर्थात हमें सिस प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब अपचयन की अभिक्रिया सोडियम तथा लिक्विड अमोनिया की उपस्थिति में कराई जाएगी तो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप हमें ट्रांस उत्पाद प्राप्त होते हैं, अर्थात दोनों मेथिल समूह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के विपरीत डायरेक्शन में जुड़े हुए हैं। धन्यवाद।